आज हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या चीज? हाइड्रोकार्बन। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर है हमारा। कार्बन एवं उसके यौगिक, उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। तो अभी तक आप लोग कार्बन एवं उसके यौगिक में क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं उसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े हुए थे कि कार्बन किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन की कार्बन किन किन अवस्था में पाया जाता है। तो कितने अवस्था में पाया जाता है? दो अवस्था, एक स्वतंत्र अवस्था, दूसरा संयुक्त अवस्था। तो हम लोग पढ़े थे कार्बन की अवस्था। कार्बन की अवस्था मतलब कार्बन किन किन अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद से हम लोग पढ़े हुए थे कि कार्बन अत्यधिक यौगिकों का निर्माण जो है वो क्यों करता है। कार्बन अत्यधिक यौगिकों का निर्माण क्यों करता है। कार्बन अत्यधिक यौगिकों का अत्यधिक यौगिकों का निर्माण अत्यधिक यौगिकों का निर्माण क्यों करता है। क्यों करता है मतलब कार्बन के जितने भी अभी तक तत्व पाए गए हैं उनमें कार्बन के ही सबसे अधिक यौगिक है, अर्थात दोस्त है। क्यों? ये चीज ये चीज पढ़े हुए थे हम लोग। उसके बाद से कार्बन जो होता है कहाँ कहाँ पाया जाता है, कार्बन की उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है, इस पे भी तो हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए थे, इसी में डील किए हुए थे। कार्बन की उपस्थिति, कार्बन की उपस्थिति। उसके बाद से क्या पढ़े थे? कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप बहुत ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं, जिनके भौतिक गुण अलग अलग होता है लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है? सेम होता है। तो वे सभी तत्व जो होते हैं मूल तत्व के क्या कहलाते हैं? अपरूप। इस तरह से कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तीन। कितने? तीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लेरिन या फुलेरिन। फ्लेरिन या फुलेरिन नहीं, सभी का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे कि इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। इन सभी चीजों पर हम लोग फोकस कर चुके हैं। इन सभी चीजों पर हम लोग फोकस कर चुके हैं। तो ये हो गया मेन पॉइंट जो हो गया। इतना इतने चीजों पर हम लोग फोकस किए हुए थे, डिटेल्स में हम लोग चर्चा किए हुए थे। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग फोकस करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन
कार्बन। तो देखो हाइड्रोकार्बन, इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये दो चीजों से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और कार्बन। कितने चीजों से मिलकर के बना है? ये दो चीजों से मिलकर के बना है। हाइड्रोजन जो है वो दो चीजों से मिलकर, हाइड्रोकार्बन जो है दो चीजों से मिलकर के बना है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। अब आपसे कोई पूछे कि चलो भाई इसका डिफिनीशन बता दो कि क्या होता है, इसका डिफिनीशन बताओ कि क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, तो इसके नाम में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। वैसे कार्बनिक यौगिक, वैसे कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन, वैसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो डिफिनीशन कोई बड़ा चीज नहीं है। वैसे कार्बनिक यौगिक, वैसे कार्बनिक यौगिक, जल्दी से रिपीट करो याद हो जाएगा। वैसे कार्बनिक यौगिक जो या जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो लिख देते हैं जिसमें, जिसमें केवल, केवल हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन एवं कार्बन हो, हाइड्रोजन एवं कार्बन हो, उसे उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें, अब हम आपसे एक एग्जांपल लेते हैं और आपसे पूछते हैं क्या ये हाइड्रोकार्बन है, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है। पहला एग्जांपल C2H4 हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये कंपाउंड हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया। कार्बनिक यौगिक क्या होता है और कार्बनिक क्या होता है आप लोग पढ़ा चुके हैं। तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कार्बनिक यौगिक है, तो ये कार्बनिक यौगिक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, हाइड्रोकार्बन है दूसरा C2H5OH, ये हाइड्रोकार्बन है क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया, जबकि हमारा डिफिनीशन क्या कहता है, हाइड्रोकार्बन क्या कहता है कि वे, हाँ, कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन हो हाइड्रोजन हो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। इसका मतलब कि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, कार्बनिक यौगिक है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी दे दे कि बताओ कि हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो इसके टाइप्स पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में पहले जान लेना जरूरी है। वो चीज क्या होता है कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या एक रहे, देखो एक्चुअली हाइड्रोकार्बन का नाम जो होता है ना, नाम देने के लिए हम लोग कुछ रूल अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? रूल अपनाते हैं। जैसे आपका नाम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक घर का नाम होता है और एक होता है स्कूल का नाम। घर का नाम अलग होता है, पुकार का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम क्या होता है, अलग होता है। उसी तरह से कार्बनिक यौगिकों का भी नाम जो होता है ना वो दो तरह से दिए रखा जाता है। एक साधारण नाम बोलते हैं, कॉमन नेम बोला जाता है, और दूसरा
एक संस्था है कि नहीं, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करता है, तो उस संस्था का नाम है IUPAC। क्या नाम है? तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का नामकरण, हाइड्रोकार्बन का नामकरण का नामकरण, तो इसका नाम हम लोग दो तरह से देते हैं। एक होता है इसका साधारण नाम। क्या होता है? साधारण नाम। ठीक है। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय नाम, जिसको हम लोग IUPAC नाम बोलते हैं। IUPAC नहीं, IUPAC साधारण नाम। कौन सा नाम? मतलब आपके घर का नाम, चलो लिख देते हैं, याद रखना। मतलब ये समझो कि आपका घर का नाम, इसका नाम, घर का नाम। और ये हो जाएगा आपके विद्यालय का नाम, स्कूल का नाम, स्कूल का, स्कूल का नाम हो जाएगा। ये ऐसे समझो, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या जो है लगभग बहुत ज्यादा है, 3 मिलियन से भी ज्यादा है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्बनिक यौगिकों की संख्या 3 मिलियन से भी ज्यादा है। तो इतने यौगिकों का, मान लो कि हमारे यहाँ कोई कार्बनिक यौगिक का खोज हुआ, क्या हुआ? कार्बनिक यौगिकों का आविष्कार हुआ, खोज मत बोलो, आविष्कार हुआ या खोज हुआ, जो भी है। तो उस स्थिति में वही कार्बनिक यौगिक का खोज जो है किसी दूसरे देश में हुआ, तो वो अपने हिसाब से उसका नाम रखेगा और हमारा देश अपने हिसाब से उसका नाम रखेगा। तो फिर यदि हमें अपना प्रोडक्ट जो है, अपना कार्बनिक यौगिक यदि वहां पर भेजना हो और उसका हमें यहाँ पर लाना हो, तो हम अपने हिसाब से अपने कार्बनिक यौगिक का नाम रखेंगे नहीं, और हम कहेंगे कि चलो आपके यहाँ ये चीज है, ये चीज है। जैसे मान लो कि हम अपने यहाँ नाम रख देते हैं कार्बनिक यौगिक का कुछ, जैसे मान लो कि इसका आविष्कार हो चुका, ये वाला, इसका आविष्कार हो चुका, ये अब इसका आविष्कार जो है इंडिया में हुआ, मतलब इसका खोज इंडिया में हो चुका, और इसका हो गया चाइना में। कहाँ पर? चाइना में। अब इंडिया वाला अपना नाम क्या रखेगा? जल्दी से बोलो, क्या रखेगा? हनुमान जी। चलो हनुमान जी बोल लिख देते हैं, चलो हनुमान जी रख दिया। और चाइना वाला रख दिया, चाऊ माऊ रख दिया, चाऊ माऊ रख दिया इसका। अब मान लो कि हमें इसकी जरूरत है, सूत्र तो एक ही है, कंपाउंड एक ही है। अब हमें हमें जरूरत है इसका CH4 का जरूरत है, तो हम चाइना वाले से ऑर्डर करते हैं कि चलो भाई तुम्हारे यहाँ CH4 है, पहले कंपाउंड का नाम हम रखते हैं। तो चाइना वाला कहता है कि हाँ है, तो हम बोलते हैं कि चलो 2-4 पेटी दे दो, नहीं हमको जरूरत है। तो चाइना वाला वहां से भेज दिया, पार्सल कर दिया। पार्सल में क्या लिखा है? ऊपर लिखा है वो चाउमाऊ। अब अपने यहाँ आता है तो हम देखते हैं कि हम बोले तो CH4, मतलब हम हनुमान जी को मांगे थे, अब वो भेज दिया चाउमाऊ। नहीं, तो फिर उसको हम लेंगे? नहीं लेंगे। फिर उसको कॉल करेंगे, अरे यार हम बोले तो हनुमान जी मतलब CH4 और तुम दे दिया चाउमाऊ। तो हमको समझाएगा कि नहीं ये चाउमाऊ नहीं है, चाउमाऊ हम लोग नाम रखे हैं, एक्चुअली ये CH4 ही है। तो तुम कहोगे या हमारा देश जो है वो कहेगा, अरे यार हाँ ठीक है रहा, वो एक्चुअली जो हमारा हनुमान जी का नाम है ना, वही उसका चाउमाऊ का नाम है, दोनों सेम चीज है। तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस तरह के कंफ्यूजन को हटाने के लिए, इस तरह के कंफ्यूजन का हटाने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने विचार किया और कहा कि एक काम किया जाए, एक संस्था का स्थापना किया जाए, और वो संस्था जो है नामकरण करेगी, वो संस्था नामकरण करेगी और जो रूल बताएगी, और उस रूल के हिसाब से हम कार्बनिक यौगिकों का क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। क्या करेंगे? और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म, हाँ बोलो क्या होता है? इंटरनेशनल
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा नहीं। और इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1957 में, लेकिन ये 1960 से लगभग ये अच्छी तरह से काम करना चालू किया। आ रहा समझ में? तो इस तरह से इस तरह का कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित किया, और उसकी जिम्मेवारी ये है कि वो रूल बताता है कि किस तरह से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना है, और उसी रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, नाम रखते। तो साधारण नाम वही हनुमान जी चाऊ माऊ, और आयुपैक ने ये रूल बताया, तो उस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं कि इसने रूल क्या बताया। इसने रूल बताया कि अब इसने क्या रूल बताया, ध्यान से देखो। सबसे पहले रूल तो बहुत सारा है इसका, लेकिन आप लोग क्लास 10th लेवल पर जो है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यदि कार्बन की संख्या, किसकी संख्या, कार्बन की संख्या कोई हाइड्रोकार्बन है, उसमें कार्बन की संख्या, और कार्बन की संख्या जो रहेगा उसके हिसाब से उसने कहा कि आप जो है लास्ट में जो चीज शुरू में जो है, तो शुरू में जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उपसर्ग की प्रत्यय। शुरू में किसी संख्या, किसी शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हो, हाँ उपसर्ग। नहीं, उसने कहा कि जो हम उपसर्ग बतला रहे हैं उसको आप जोड़ देना, इसको हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड। क्या बोलते हैं, रूट वर्ड, रूट वर्ड, शब्द रूप जिसको हिंदी में बोला जाता है रूट वर्ड, मतलब मूल शब्द, मूल शब्द, मूल शब्द। अब यहाँ पे देखो, कार्बन की संख्या यदि एक होगा, कार्बन की संख्या यदि एक होगा, तो आईयूपैक के हिसाब से इसका रूट वर्ड जो होगा, इसको हम बोलते हैं मैथ, METH। उसी तरह से कार्बन की संख्या यदि दो होगा, तो इसको हम बोलेंगे एथ। क्या बोलेंगे, कार्बन की संख्या यदि तीन होगा में, हाँ, तो इसको हम बोलेंगे प्रूफ। नहीं, कार्बन की संख्या यदि चार होगा तो इसको हम बोलेंगे ब्यूट। यदि कार्बन की संख्या पांच होगा तो इसको हम बोलेंगे पेंट। नहीं, छह होगा तो इसको हम बोलेंगे हेक्स। सात होगा तो इसको हम बोलेंगे हेप। आठ होगा तो इसको हम बोलेंगे ओक या ऑक। अच्छा, नौ होगा तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज, नोन। यदि कार्बन की संख्या 10 होगा तो इसको हम बोलेंगे डेक। नहीं, यदि 11 होगा तो अनडेक। हाँ, यदि 11 होगा तो इस तरह से, तो हमें 10 तक ही पढ़ना है। कितने तक, 10 तक ही हमको याद रखना है। तो कार्बन की संख्या एक होगा तो मैथ, दो होगा एथ, तीन होगा प्रूफ, चार होगा ब्यूट, पांच होगा पेन, छह होगा हैक, सात होगा हेप, आठ होगा ओक, नौ होगा नोन, डेक होगा, 10 होगा डेक, और 11 होगा अनडेक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आईयूपैक के द्वारा, जो संस्था है उसके द्वारा सुझाया हुआ रूट वर्ड, उपसर्ग। कार्बन एक रहेगा तो उस कार्बनिक यौगिक के पहले आप हाइड्रोकार्बन के पहले क्या लगाना, मेथ लगा देना। दो रहेगा तो एथ लगा देना। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो आईयूपैक जो नामकरण होता है, आईयूपैक जो संस्था है, तो उसका ये पहला रूल हो गया। ये क्या हो गया, तो पहले तो आपको ये चीज याद होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स
हाइड्रोकार्बन, क्या चीज? हाइड्रोकार्बन का टाइप बतला चुके थे जस्ट, बताएं इसके पहले। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है मुख्यतः चार प्रकार का होता है, जिसमें हमें दो ही प्रकार का स्टडी करना है क्लास 10th लेवल पर। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का? चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? चार प्रकार का होता है। पहला हमारा आ जाएगा, पहला अपना आ जाएगा क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला हमारा आ जाएगा सेचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन छोड़ दे रहे हैं या समझ तो लिख ही देते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नहीं सेचुरेटेड। दूसरा हो जाएगा असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पढ़ा जा रहा है ना? चलिए, तीसरा हमारा हो जाएगा एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अभी हम पूछेंगे, याद करते चलिए। और चौथा हो जाएगा एरोमेटिक या एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चाहते तो इसको हम टाइप करके और डायरेक्ट आपको बोर्ड पे सब लिखा हुआ चीज आपको मिल जाता, आपको समझाते जाते, लेकिन उससे और इससे बहुत सारा फर्क पड़ता है। चीजों को हम लिखते हैं तो एक एक्चुअली एक फीलिंग होता है कि हम कुछ लिख रहे हैं, हमको कुछ पता है, और आपका भी ध्यान जाता है तो ऐसा लगता है कि हम जैसे 100 कैसे लिख रहे हैं, पॉइंट इसके ऊपर क्यों दे रहे हैं कि नहीं। इस तरह से ये लिखने से एक फीलिंग होता है विद्यार्थी के अंदर, और हमको भी होता है कि चलो भाई हम भी कुछ लिख रहे हैं। अरे समझना, तो इसीलिए उससे ये बेटर होता है कि हम लोग लिख करके चीजों को आगे बढ़े। बाकी तो नोट्स में आपका मिल जाएगा, प्रश्न उत्तर जो है क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसीलिए कभी भी पढ़िए तो आप लोग कोशिश कीजिए लिख करके चीजों को, और आप ये करें। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर हम लोग पहले फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं? तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का? चार, संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। याद हो गया कौन कौन? चलिए, अब हमें इन दो चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, हल्का सा इसका नॉलेज हम लोग को ले लेना, नहीं बस इस पे हमको ज्यादा फोकस नहीं करना इसके ऊपर, क्योंकि आपको क्लास 10th लेवल में नहीं पढ़ना है, तो इस पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस नहीं करना है, याद रखिएगा, नहीं करना है, नहीं करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज पर हम लोग फोकस करते हैं अब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या चीज? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान से देखो यहाँ पर,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, ये इसका पहचान है कि इसमें जो भी कार्बन होते हैं, प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन जो जहाँ जिसमें कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हो, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन होंगे ना, वो इस तरह से सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, इस तरह से सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो डिफिनीशन याद हो गया। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन, प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ हो, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, ये बहुत कम क्रियाशील होता है। ये जो होता है बहुत कम बहुत कम क्रियाशील होता है, बहुत कम क्रियाशील होता है। नहीं, अब बहुत कम क्रियाशील होने के कारण इसको हम पैराफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं पैराफिन। पैराफिन इसको बोलते हैं, इसको हम पैराफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैराफिन बोलते हैं। याद रहेगा। अच्छा, इसको पैराफिन भी इसको हम बोलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो होता है इसका सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र एग्जाम में बहुत पूछता है, तो याद रखिएगा। इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+2, जहाँ जहाँ का जहाँ n जो है क्या चीज है, कार्बन की संख्या है, और ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। उसके अलावा इसमें आपको ये भी याद रखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में 1 से लेकर के 4 तक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक समूह हो गया, इसके अंतर्गत बहुत सारा हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक्चुअली एक समूह का नाम है, नहीं तो वैसे समूह कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन का जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ हो, किस बॉन्ड द्वारा, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ हो, तो इस तरह से एक समूह हो गया। इस समूह में बहुत सारा हाइड्रोकार्बन आ जाएगा, जिसमें कार्बन की संख्या 1 भी होगा, कार्बन की संख्या 2 भी हो सकता है, कार्बन की संख्या 3 भी हो सकता है, कार्बन की संख्या 4 भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत ये चीज जरूर याद रखना है कि कार्बन की संख्या 1 से लेकर के यदि 4 होगा, तो ये जो होता है ये पाया जाता है गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में। उसके अलावा 5 जो होता है, क्या चीज, 5 जो होता है C5, क्या चीज, C5 जो होता है आपका, C5 को किस अवस्था में पाया जाता है? वो गैसीय अवस्था में भी हो सकता है और द्रव अवस्था में भी हो सकता है, दोनों अवस्था में हो सकता है। तो गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था या द्रव अवस्था, दोनों ही अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था। अब हम बात करते हैं C5 से लेकर कहां तक, C5 से C15 तक, C5 से C15 तक जो होता है किस अवस्था में,
हाँ, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में ये पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। उसके अलावा C15 से ऊपर, C15 से ऊपर किस अवस्था में? ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। नहीं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हो, तो उसको हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये बहुत कम क्रियाशील होता है, जिसके चलते इसे हम पैराफिन भी कहते हैं। अच्छा, इसका समान सूत्र क्या होता है? हाँ, एक चीज तो हम भूल ही गए, एक चीज हम भूल गए। इसका आईयूपैक नेम जो होता है, आईयूपैक, आईयूपैक नहीं, या IUPAC भी कितना लोग बोलते हैं, तो ये एक ही चीज है। तो आईयूपैक नाम जो होता है इसका, वो होता है अल्केन या एल्केन, एल्केन। इंग्लिश स्पेलिंग इसका याद रखिएगा, एल्केन, एल्केन। हाँ, तो कितने लोग इसको जो है अल्केन भी बोलते हैं और एल्केन भी बोला जाता है। और एल्केन समूह का जो मुख्य तत्व है वो है मीथेन। क्या चीज? मीथेन। क्या चीज? तो इसका मुख्य जो अवयव है, माने सदस्य है, मेंबर है, वो है आपका मीथेन। क्या चीज? या मेथेन भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेथेन इसको कहा जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो है हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र क्या होता है, क्योंकि उसका नाम हम बता चुके। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो होता है वो 4-5 टाइप से हम लोग करते हैं। एक को हम बोलते हैं, जैसे एक अणुसूत्र हो गया, दूसरा हो गया क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक मतलब डॉट सूत्र हो गया, संरचना सूत्र हो गया, युक्ति सूत्र हो गया, और त्रिविमीय सूत्र हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया। अरे सर में मतलब सॉरी, 3 डायमेंशनल नहीं, विमीय सूत्र हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो कितने तरह से नामकरण करते हैं? 5 तरह से। पहला अणुसूत्र, बिंदु सूत्र, उसके अलावा संरचना सूत्र, युक्ति सूत्र जो हम बताएंगे, और 5वां विमीय डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम इसका सूत्र लिख देते हैं। तो एल्केन का जो सूत्र होता है, चलो हम भी एल्केन लिख देते हैं। एल्केन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका समान सूत्र कितना होता है? अभी भूल गए तुरंत? याद हो गया या भूख लग गया? हम्म, तो चलो देखो यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा अणुसूत्र। क्या हो जाएगा? अणुसूत्र के बाद से हम यहाँ पर लिखेंगे आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम। उसके बाद से यहाँ पर हम लिखेंगे इसका संरचना सूत्र। कौन सूत्र?
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और यहाँ पर हम लिखेंगे युक्ति सूत्र, युक्ति सूत्र लिखेंगे हम। तो चलो ध्यान से देखो, अब नंबर ऑफ कार्बन, जैसे हम कार्बन की संख्या 1 ले लेते हैं, इस फॉर्मूला में रखो, कार्बन के जगह पे 1 रखोगे तो C1, तो 1 नहीं लिखा जाता है, C1, 2 में 1 से यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 एकम 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 हाइड्रोजन। आयुपैक नाम क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर एक्चुअली इसका नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, जैसे देखो ये दो शब्द से मिलकर के बना है, एल्क प्लस ANE, तो एल्क का मतलब होता है रूट वर्ड, एल का मतलब रूट वर्ड, और प्लस ANE, ANE, गप मत करो, गप मत करो, एल्क प्लस ANE, तो रूट वर्ड प्लस ANE। जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ कार्बन कितना है, तो 1 है, तो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथ, 1 को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मैथ, 1 को क्या बोलेंगे, मैथ, 1 को मैथ। अच्छा अब एक चीज बताया यहाँ पर, और लास्ट में ANE जोड़ देंगे, तो एक कार्बन है तो रूट वर्ड हो जाएगा मैथ, अब प्लस ANE जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेथेन, क्या हो जाएगा, मेथेन। फिर यहाँ पर देखो, अब हम कार्बन की संख्या हम ले रहे हैं 2, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर C2। अब हाइड्रोजन कितना, तो ध्यान दो के यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 6, 4 और 2, यहाँ पर हो जाएगा 6। अब 2 कार्बन को हम रूट वर्ड क्या होता है, देखो यहाँ पर, अब आयुपैक नेम, तो पहले रूट वर्ड लिखो, तो क्या हो जाएगा, 2 का एथ, कौन गप कर रहा है इधर, देख लेंगे तो भगा देंगे। पढ़ना है, मन करे तो ही आओ, नहीं मन करे तो मत आओ, 2 दिन के बाद आना, 4 दिन के बाद आना, हल्ला मत करो। एथेन, जैसे 2 कार्बन है, देखो आयुपैक में क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले हम रूट वर्ड लिखते हैं, रूट वर्ड, और उसके बाद से लास्ट में ANE जोड़ देते हैं, ANE जोड़ देते हैं, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन तो रूट वर्ड हो जाएगा एथ, और लास्ट में ANE जोड़ देंगे, ये हो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन। नहीं, उसी तरह से एक दो और हम बता दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कार्बन की संख्या कितना, 3, कार्बन की संख्या 3, अब यहाँ पर आपको रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान देखो, 3 कार्बन, 3 कार्बन, तो हाइड्रोजन क्या होगा कि इसके दुगुना करके 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, जितना कार्बन रहा है उसमें 2 से गुना कर दो और 2 एक्स्ट्रा जोड़ देना, तो 3 दूनी और 2 जोड़ोगे ना तो 8 हो जाएगा। अब सूत्र की जरूरत नहीं है यहाँ पर, और 3 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए जल्दी, हाँ इसको हम बोलेंगे प्रो, चूंकि हाँ ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। उसी तरह से यदि हम 5 कार्बन ले लें, तो 5 कार्बन लेंगे तो C5, हाइड्रोजन कितना, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। अब 5 कार्बन है तो पेंट, रूट वर्ड हो जाएगा पेंट, और लास्ट में ANE जोड़ दोगे तो हो जाएगा पेंटेन। इसी तरह से आप बाकी जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका संरचना सूत्र क्या होता है, तो संरचना सूत्र में देखो, 1 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है,
4 है। इसका संरचना सूत्र हो जाएगा, इसका संरचना तो एक कार्बन, हाइड्रोजन कितना, तो पहले 4 ठो बाँ इस तरह से दे देना, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड होता है इसमें। यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देना, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देना, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देना। अरे समझ में, तो इसका युक्ति सूत्र नहीं होता, हम आगे बताएंगे इसके बाद युक्ति सूत्र क्या होता है। अब अपना आ गया ईथेन, तो ईथेन में कई ठो कार्बन, तो 2 कार्बन पहले इसे लिख देना, पहले फटाफट सिंगल बॉन्ड के साथ इस तरह से लिख देना। नहीं, अब एक कार्बन का एक ठो बाँ भर चुका, कितना खाली है, तो 3 ठो बाँ पहले इस तरह से दे देना। इसका भी कई ठो बाँ खाली है, अब प्रत्येक बाँ में हाइड्रोजन को लटका देना, झोला है समझो, हाइड्रोजन को लटका देना, प्रत्येक बाँ में इसको हाइड्रोजन लटका देना। अब इसका युक्ति सूत्र हम लिखते हैं, तो युक्ति सूत्र में क्या होता है कि कार्बन को अलग अलग करके लिख दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन, इसके साथ कितना हाइड्रोजन है, तो चाहो तो H3 है, H3 यहाँ पर लिख सकते हो, CH3। उसके बाद से दूसरा कार्बन, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड लिखेंगे। और उसके बाद से इस C में कितना हाइड्रोजन है, हो जाएगा CH3। तो यही कहलाता है युक्ति सूत्र। CH3, इस कार्बन में कैसे हाइड्रोजन है, तो CH3। और फिर कार्बन लिख रहे हैं तो इसके बीच का बॉन्ड लिखना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, तो बॉन्ड क्या सिंगल ना, तो CH3। चलो इसका बोलो कितना होगा, प्रोपेन का कैसा कार्बन है इसमें, तो 3 कार्बन, 1 2 3, इसका कैसा बाँ खाली है, 3, तो यहाँ पर 3 ठो इस तरह से दे देना, इसका 2 ठो दे देना, क्योंकि किसी भी कार्बन के 4 बाँ होते हैं, चारों बाँ जो है भरा हुआ होना चाहिए। तो इस कार्बन के 4 बाँ, 1 2 3 4, तो इस बाँ के साथ C भरा हुआ है, तो इसका एक बाँ खाली रह गया, तो जितना बाँ खाली रहेगा उतना हाइड्रोजन लटका दो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लटका दो, यहाँ पर हाइड्रोजन लटका दो, यहाँ पर हाइड्रोजन लटका दो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब इसका युक्ति सूत्र हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, युक्ति सूत्र लिखते हैं। तो युक्ति सूत्र में क्या होगा, इस कार्बन के साथ कै ठो हाइड्रोजन, तो लिखेंगे CH3। अब उसके बाद से हम इस कार्बन को लिखने जा रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड आपको देना पड़ेगा। अब इस कार्बन के साथ कै ठो हाइड्रोजन, तो CH2, और इसके साथ CH3। और आपको ये भी बता चुके हैं हम कि ये कार्बन जो देख रहे हो, इसको हम बोर्ड पर ऐसे लग रहा है कि मतलब 2 लगातार हाइड्रोजन के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन 90 डिग्री का कोण नहीं होता है। कितने डिग्री का होता है, 2 हाइड्रोजन के बीच, जैसे आप देखो यहाँ पर ये C मीथेन हो गया, देखो यहाँ पर, तो ऐसे आपको लगेगा कि ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड के बीच कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। देखो ना, यदि हम कार्बन को यदि हम बिंदु मान ले, क्या मान ले, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, देखो तो कैसा लग रहा है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होता है। ये प्लेन में हम मतलब एक समतल में हम इसको खींचे हुए हैं ना, तो एक 2D में ऐसा दिख रहा है आपको, लेकिन इसका स्ट्रक्चर 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। क्या होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर आपको इस टाइप का होता है, हम आपको दिखा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, आप ये जो है, देखो ये एक कार्बन है, कितना है, अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 हाइड्रोजन को हम जोड़ देते हैं।
पहला हाइड्रोजन आपका ये वाला हो गया, पहला हाइड्रोजन। अच्छा, दूसरा हाइड्रोजन आपका ये वाला हो गया, दूसरा। तीसरा आपका हाइड्रोजन ये वाला हो गया, तीसरा हो गया। और चौथा हाइड्रोजन आपका ये वाला हो गया। अब ये हो गया आपका मीथेन, CH4, चार्ट है, इसको हाइड्रोजन मान लो इसको। तो C एक हाइड्रोजन है, ये देखो ये सिंगल बॉन्ड को सूचित करता है, ये देख रहे हो ना, ये सिंगल बॉन्ड को। तो देखो अब ये हो गया 3D स्ट्रक्चर। अब इसको हम बोर्ड पर खींच सकते हैं, अब हवा में इसको दिखा सकते हैं हम बोर्ड पर, हवा में हाइड्रोजन लटका सकते हो? नहीं लटका सकते हो। तो देखो ये होता है। अब बताओ यहाँ पर, अब दो बॉन्ड के बीच, ये दो हाइड्रोजन जो देख रहे हो, दो बॉन्ड ये वाला, तो ये दो बॉन्ड के बीच अब लग रहा है कि 90 डिग्री का कोण होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन के बीच जो एंगल होता है ना, वो होता है 109 डिग्री के आसपास, 109, 90 डिग्री नहीं होता है। तो ये थ्री डायमेंशनल इसका स्ट्रक्चर हो गया, मतलब इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तीनों है। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर होता है, ये मीथेन हो गया, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? 3D। तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि जो मीथेन होता है या जो हाइड्रोकार्बन होता है, उसके किन्हीं दो बॉन्ड के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? हाँ, मतलब जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच दो लगातार बॉन्ड के बीच कितने डिग्री का कोण? 109 डिग्री। 109 डिग्री से कुछ ज्यादा होता है, लेकिन 109 डिग्री आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है। तो अब तो समझ में आ गया कि हम लिखते ऐसे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखते ऐसे हैं, जैसे ये आपका कौन सी हो गया? इथेन। इथेन में कै ठो हाइड्रोजन है? 6 ठो। कार्बन कितना? तो कार्बन है 2 ठो। कार्बन कितना है? तो 2 ठो है। तो अब यहाँ पर हम और हाइड्रोजन कितना, आप देखो यहाँ पर आपका, अब देखो हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बताना ये क्या चीज है। 2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितना है? अच्छा, अब बतलाना कै ठो हाइड्रोजन हो गया? कै ठो हो गया? 4। कितना? 4। अब बताना। 5 हो गया। अब बताओ। 6 हो गया। अब किसका स्ट्रक्चर हो गया, जल्दी से बोलो। एथर, 2 ठो कार्बन, देखो CH3, CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो युक्ति सूत्र देखो क्या है, CH3, CH3। ऐसे भी देखो ना, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, मतलब कार्बन के दुगुने से 2 ज्यादा है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इथेन। क्या होगा? देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, उसके भी कितने डिग्री का कोण है? यहाँ पे 109 डिग्री। यहाँ भी कितना? 109 डिग्री, 109 डिग्री। तो आगे बढ़े अब। ये हो गया हमारा एल्केन का, ये हो गया नंबर ऑफ कार्बन, ये हो गया मोलिकुलर सूत्र हो गया, ये आईयूपैक नेम हो गया, वो हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो हो जाएगा युक्ति सूत्र। क्या हो जाएगा? युक्ति सूत्र। तो ज्यादा हम लोग को जरूरत पड़ता है ये युक्ति सूत्र का, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हम लोग नहीं लिखते आगे जा करके। या तो अनुसूत्र इस टाइप में लिखेंगे, और नहीं तो हम लोग उस टाइप में लिखेंगे। तो दोनों चीजें आपको क्या करना है? याद रखना है। दोनों चीजें आपको याद रखना है। अब इसका मेन जो होता है वो होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है। तो मीथेन जो होता है इसका मेन, तो मीथेन का अणुसूत्र होता है CH4, CH4 होता है। अब ध्यान से देखो, ये जो होता है ना, ये रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है,
इसका कोई स्वाद नहीं होता है, स्वादहीन होता है, और ये वायु से हल्का होता है, वायु से हल्का होता है। तो हल्का होने का मतलब कि यदि हम मीथेन को यहाँ पर हम रखेंगे, ये गैस है, कौन सी है ये गैस है, तो मीथेन को यदि हम खुला रखेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो हल्का होता है, हल्की चीजें कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, नहीं। अब इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला में मीथेन का निर्माण, मीथेन का निर्माण, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसके निर्माण के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम एसीटेट लेते हैं, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। सोडियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3, आगे हम लोग पढ़ेंगे COONA। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस CaO, दोनों को मिला दिया जाता है तो सोडा लाइम बन जाता है। इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, तो गर्म करने पर ये बन जाता है आपका, ये बन जाता है मीथेन और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि प्रयोगशाला में मीथेन का निर्माण, मीथेन गैस का निर्माण कैसे किया जाता है, तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन बनता है। क्या बनता है, एक अन्य प्रोडक्ट बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। इसको हम देखते हैं प्रयोगशाला में कैसे, इसका डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। प्रयोगशाला में कैसे हम लोग इसको ये करते हैं, चलो इसमें कौन सा फिगर आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा नहीं वाला। चलिए देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये अपना ये बर्नर हो गया, इस तरह का प्रख नली होता है, ट्यूब होता है इस तरह का। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को रख देते हैं, और रखने के बाद इसको गर्म करते हैं। देखो यहाँ प्रख नली हो गया। अच्छा, ये स्टैंड की सहायता से इस प्रख नली को हम लोग फिट कर देते हैं, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। तो ये स्टैंड हो गया, कौन सी हो गया, स्टैंड। यहाँ पर जो होता है कॉर्क होता है, कॉर्क जैसे आप लोग रबड़ का देखते होइएगा, है कि नहीं, तो रबड़ का इस तरह से कॉर्क होता है काला टाइप का। तो यहाँ पर कॉर्क होता है, प्रखनली के जो खुला वाला मुंह होता है ना, वहाँ पर कॉर्क होता है, ताकि ये पाइप को इसके अंदर डाला जाए तो, और पाइप डाल दिया जाए और फिर एक लीक नहीं करे, इसलिए कॉर्क लगा दिया जाता है।
कि जितना जरूरत रहेगा कॉर्क में उतना होल होता है, जिसके हिसाब से हम लोग इस पाइप को क्या करते हैं, निकास नली उसके अंदर घुसा दिया जाता है। और ये जो है निकास नली आ करके आपका यहाँ पर एक टब है जिसमें जल रखा गया है, जल रखा गया है। और ऊपर से एक इस तरह का और इस तरह का एक प्रखनली इसके ऊपर से इस तरह से रख दिया गया। प्रखनली समझते हो ना, प्रखनली देखे हो ना, टेस्ट ट्यूब आप लोगों का इस टाइप का टेस्ट ट्यूब होता है, इस टाइप का ये वाला। तो यहाँ पर इस तरह का ये बहुत मतलब इसको इसका टेम्परेचर बहुत हाई करोगे तो भी ये जल्दी से नहीं पिघलने वाला है कि नहीं। तो इस तरह से ये प्रखनली हो गया। यहाँ पर जो होता है रबर का कॉर्क होता है, इसके अंदर ये निकास नली, जैसे कैसे आप लोग कोई ठंडा वगैरह जैसे फ्रूटी वगैरह पीते हो तो कैसे पाइप रहता है पतला वाला, तो उसी टाइप का ये पाइप हो गया ये वाला, है कि नहीं। तो यहाँ पर रबर होता है, रबर के अंदर उसको इसे घुसा दिया जाता है और इस तरह से अब इसे अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को डाल देते हैं, इसको गर्म करते हैं। ये निकास नली जो होता है ये आकर के खुलता है इसमें। अब ये कोई टब हो गया, इसके अंदर भी इस तरह से एक चीज रख नली रख दिया, इस तरह से रख दिया जाता है ताकि गैस बने तो ऊपर निकले नहीं। इस तरह से इसके अंदर इस तरह से रख दिया जाता है, इस तरह से कि ये पाइप के ऊपर से जा करके ये हो जाए। अब जब इसको हम गर्म करते हैं तो दोनों रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करके बनता है क्या चीज, CH4। क्या बनता है, CH4। तो CH4 गैस है, तो CH4 जब गैस है तो वो निकलता है, तो क्या होता है, यहाँ पर आकर के स्टोर हो जाता है। और फिर यहाँ से इसको हम निकाल करके जैसे भी हो इसको निकाल करके हम अपना क्या करते हैं, काम में या कहीं इसको स्टोर कर लेते हैं और अपने काम में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, तो आपका डायग्राम भी पूछेगा कि तो 5 नंबर में देगा मीथेन गैस क्या है, नहीं। अच्छा, इसका निर्माण प्रयोगशाला में कैसे किया जाता है, सचित्र वर्णन करें। तो मीथेन गैस के बारे में बतला दिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला अवयव है, सदस्य है कि नहीं, जो वायु से क्या हो, जो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, वायु से क्या होता है, हल्का होता है। उसके अलावा कैसे, तो रिएक्शन ये लिख देंगे ये वाला, और उसके बाद से इस चित्र पे क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपके नोट्स में रहेगा, नोट्स में रहेगा।